फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने व्यतिकरण को पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यंग का द्विध्रुवी प्रयोग, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और यंग का जो द्विध्रुवी प्रयोग है ये प्रकाश की तरंग प्रकृति का सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रकाश की तरंग प्रकृति का जो सबसे बड़ा जो प्रमाण जो हमें मिलता है, जो हमें ये बताता है कि हाँ जो प्रकाश है तरंग का गुण भी रखता है, उसका सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है हमारा यंग का एक्सपेरिमेंट, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन या ये खुद प्रयोग भी आ जाता है एग्जाम में, या कोई न्यूमेरिकल बनेगा या इसका ये प्रयोग बनेगा। ठीक है, तो प्रकाश की तरंग प्रकृति को समझाने का सबसे बड़ा ये प्रमाण है यंग का द्विध्रुवी प्रयोग, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो क्या होता है एक्सपेरिमेंट, और सबसे पहले व्यतिकरण के बारे में जो बताया था, जो प्रकाश एक तरंग है उसका जो प्रमाण है वो यंग के प्रयोग से हमें मिलता है। ठीक, तो यंग ने क्या किया था, यंग ने ये बताया था कि हमें समझने के लिए कम से कम 2 प्रकाश स्रोतों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 प्रकाश स्रोत लेता हूँ। एक प्रकाश स्रोत हमारा ये है और एक प्रकाश स्रोत हमारा ये है। प्रकाश स्रोत से मेरा मतलब है जिसमें से क्या निकलेंगी, हमारी तरंगें निकलेंगी। ठीक, अच्छा उस समय तक अगर हम बात करें यंग के प्रयोग तक, तो थ्योरी जो हमारे पास थी वो हाइगेंस वाली थ्योरी थी। और हाइगेंस ने क्या बताया था, जो तरंगें होती हैं, प्रकाश तरंगें होती हैं, वो तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ती हैं। तो जब ये प्रकाश स्रोत हैं तो यहाँ से क्या निकल रहे होंगे, ये निकल रहे होंगे हमारे ऐसे ये तरंगाग्र निकल रहे होंगे, है ना। ऐसे ये क्या निकल रहे होंगे, ये इस टाइप से तरंगाग्र निकल रहे होंगे, कुछ ऐसे ऐसे क्या निकल रहे होंगे, ये हमारे तरंगाग्र निकल रहे होंगे, है ना। ये कुछ ऐसे, ये ऐसे तरंगाग्र निकल रहे होंगे, कुछ ऐसे इस प्रकार। ठीक, ये हमारे तरंगाग्र होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे ये। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 2 प्रकार की आपको यहाँ लाइंस दिख रही होंगी। एक ये वाली लाइन दिख रही होगी सॉलिड वाली, है ना, और एक लाइन ये दिख रही होगी डॉटेड वाली, है ना, और एक ये दिख रही होगी सॉलिड और डॉटेड। ठीक, अगर हम तरंग की बात करें तो बेटा तरंग हमारी कुछ ऐसे चलती है, देखिए ऐसे चलती है। ठीक, तो तरंग का जो प्लस दिशा में, तरंग का जो प्लस दिशा में अधिकतम जो विस्थापन होता है, जैसे ये देखो प्लस दिशा में, इसको बोलते हैं श्रंख, श्रंख बोलते हैं इसको। और जो तरंग का माइनस दिशा में अधिकतम विस्थापन होता है उसको बोला जाता है गर्त। उसको क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है, गर्त बोला जाता है। ठीक है, तो यंग ने यह बताया कि जहां पर 2 सॉलिड लाइनें आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं, वो तरंगें हमारी समान कला में मिलती हैं और तरंगों के श्रंख से श्रंख मिलते हैं। मतलब जैसे मैं यहाँ की अगर बात करूँ, मैं अगर यहाँ की बात करूँ, ठीक, और मैं अगर यहाँ की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई एक आध तरंग और ले लूँ इस टाइप से, अगर मैं यहाँ की ऐसे ये बात करूँ, तो ये देखो सॉलिड की सॉलिड से मिल रही हैं, सॉलिड की सॉलिड से मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये जहाँ पर ये सॉलिड लाइनें आपस में मिलती हैं ये समान कला में मिल रही हैं। कैसे मिल रही है, समान कला में, और तरंगों के श्रंखों से श्रंख मिल रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर 2 डॉटेड लाइन की, जैसे 2 डॉटेड लाइन लोग यहाँ पे मिली हैं। ठीक, यहाँ पर एक ऐसे ले लूँ मैं, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन, तो एक डॉटेड लाइन यहाँ मिल रही है। ठीक है, तो जहाँ पर डॉटेड लाइन से डॉटेड लाइन मिलती है वो भी समान कला में मिलती हैं, बस फर्क इतना होता है वहाँ पर तरंगों के गर्त से गर्त मिलते हैं। ठीक, गर्त से गर्त मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा का यंग का प्रयोग। आगे हमें बढ़ाना है अभी इसको। तो जिस स्थान पर 2 सॉलिड लाइनें आपस में मिलती हैं वो समान कला में मिलती हैं और तरंगों के श्रंख से श्रंख मिलते हैं, और जिस स्थान पर 2 डॉटेड लाइनें आपस में मिलती हैं वो भी समान कला में मिलती हैं, बट तरंग के गर्त से गर्त मिलते हैं। और तीसरी बात, अगर कहीं पर एक हमारी सॉलिड लाइन मिल रही है और एक हमारी डॉटेड लाइन मिल रही है, वो हमारी असमान कला में मिलती हैं, और यहाँ पर एक श्रंख का गर्त और दूसरे तरंग का क्या मिलेगा, गर्त से मिलेगा।
ठीक है। और जहाँ पर तरंगे हमारी समान कला में मिल रही हैं, जैसे यहाँ देखो ये मिल रही है हमारी समान कला में, ये कैसी मिल रही है हमारी, ये समान कला में मिल रही हैं। तो जहाँ पे तरंगे हमारी समान कला में मिलती है वहाँ पर होता है संतोषी व्यतिकरण। समतोषी व्यतिकरण का मतलब होता है जहाँ पर तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। और जहाँ पर हमारी ये चाहे ये वाली लाइनें मिलें डॉटेड वाली, चाहे हमारी डॉटेड वाली लाइनें मिलें, आगे डॉटेड वाली लाइनें मिलेंगी, ये एक ही रेखा में आती है इस टाइप से। अगर ये हमारी डॉटेड वाली लाइनें मिलेंगी, यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा समतोषी व्यतिकरण होगा। और यहाँ पर भी जो हमारी जो तरंगे हैं वो समान कला में मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब एक पर्दा लगाते हैं यहाँ पर जब एक पर्दा लगाते हैं तो इस पर्दे के ऊपर एक पैटर्न प्राप्त होता है। पैटर्न क्या प्राप्त होता है कहीं पर अंधेरा मिलता है, फिर कहीं पर प्रकाश मिलता है, फिर अंधेरा मिलता है, फिर प्रकाश मिलता है, फिर अंधेरा मिलता है, फिर प्रकाश अंधेरा, ऐसा कुछ पैटर्न एक प्राप्त होता है। डार्क और ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, इस पर्दे के ऊपर एक पैटर्न प्राप्त होता है, ठीक है। तो यह है यंग का द्विजिंदी प्रयोग, और जो कि बहुत बड़ा एक सबूत है किसका, कि प्रकाश हमारी क्या है, एक प्रकार की तरंग है, ठीक है। तो जब हम दो प्रकाश स्रोत को किसी पर्दे पर आपतित कराते हैं तो पर्दे के ऊपर एक पैटर्न प्राप्त होता है जिसको हम लोग बोलते हैं व्यतिकरण प्रतिरूप। उस प्रतिरूप में क्या खास बात होती है, कहीं पर अंधेरा होता है, कहीं उजाला होता है, कहीं अंधेरा होता है, कहीं उजाला होता है, इस टाइप का एक पैटर्न प्राप्त होता है, ठीक। तो आगे पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर आगे के हम टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन सी कंडीशन पे ऐसा देखने को हमें मिलेगा, व्यतिकरण की शर्तें वगैरह हम लोग लिख लेंगे इसमें, ठीक है। तो पहले इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री लिख लेते हैं इसकी, फिर हम लोग आगे इसमें फार्मूला वगैरह ड्राइव करेंगे। इसको लिख लेंगे, यंग ने डबल स्लिट प्रयोग से प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध किया। इन्होंने सिद्ध करने के लिए क्या किया था बेटा, दो प्रकाश स्रोत लिए थे, स्रोत से निकलने वाले प्रकाश को दो पतली झिर्रियों से गुजारा था, तब पर्दे पर चमकीली, यहाँ पर क्या होगी, एक चमकीली और अंधेरे वाली जो हैं एक पट्टियाँ प्राप्त होंगी, जिससे ये सिद्ध होगा कि जो हमारी तरंग होती है, जो प्रकाश होता है, वो तरंग के रूप में गमन करता है, ठीक। तो आगे हम इसमें लिख लेते हैं कि व्यतिकरण की शर्तें क्या होंगी, मतलब इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या उसकी शर्तें होंगी, क्या बाउंडेशन होंगे। तो आगे हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं व्यतिकरण की शर्तें क्या होंगी, ठीक है। तो सबसे पहली शर्त यह है, दोनों जो हमारे तरंग स्रोत होंगे, प्रकाश स्रोत होंगे, उनके जो आयाम होंगे वो लगभग बराबर या बराबर होने चाहिए। अगर लगभग बराबर या बराबर नहीं होंगे तो व्यतिकरण प्रतिरूप उतने अच्छे से हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो सबसे पहली शर्त क्या है, तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए, लगभग बराबर होने चाहिए। तो पहली शर्त तो ये हो गई, तरंगों के आयाम लगभग कैसे हों, बराबर हों, तभी हमारा जो है व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा। आयाम मैंने आपको बता ही दिया था बेटा, आयाम क्या होता है, जैसे ये हमारी कोई तरंग चल रही है, ठीक है, इस टाइप से। तो आयाम का मतलब ये होता है, यहाँ से लेके ये ऊपर तक की डिस्टेंस है ये वाली, इसको आयाम बोलते हैं, ठीक। अब एक तरंग का आयाम ये है, कोई किसी तरंग का आयाम बहुत ज़्यादा है, तो ये बराबर नहीं होंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा व्यतिकरण प्रतिरूप इतना अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो क्या होना चाहिए बेटा, तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट इसमें क्या है, दोनों तरंगे एक ही दिशा में गमन करनी चाहिए। किधर जानी चाहिए, दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। अगर बेटा ये दोनों तरंगे हमारी एक ही दिशा में संचरित नहीं होंगी, तब तरंगों के पथांतर में अंतर हो जाएगा। पथांतर बेटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था इंटू λ/2π। अगर यहाँ पर दोनों तरंगे हमारी एक ही दिशा में नहीं होंगी तो तरंगों के बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा, हमारा पथांतर। और जब पथांतर हो जाएगा तब कलांतर भी
जब पथांतर चेंज हो जाएगा तो कलांतर भी चेंज हो जाएगा। जब ये दोनों चीज़ें बेटा चेंज हो जाएंगी तब हमारा व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो दूसरी शर्त ये है कि दोनों तरंगे हमारी एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। और पहली शर्त क्या थी, तरंगों के जो आयाम हैं वो लगभग बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट बेटा इसमें मैं लिखता हूं तीसरी शर्त इसमें क्या है, दोनों तरंगों की आवृत्तियां, दोनों तरंगों की आवृत्ति, दोनों तरंगों की आवृत्ति व तरंग दैर्घ्य भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दोनों तरंगों की आवृत्ति व तरंग दैर्घ्य लगभग समान होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए। ठीक, तीसरी शर्त ये हो गई, जो भी तरंगे हैं उनकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, आवृत्ति का बेटा मतलब होता है ये जो तरंग एक समय में मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर लगाती है। जैसे एक चक्कर देखो ऊपर फिर ये नीचे, ये एक चक्कर हो गया, तो एक सेकंड में जो चक्करों की संख्या होती है उन्हें आवृत्ति कहते हैं। जैसे एक चक्कर देखो इसका यहाँ से यहाँ तक लग गया। अब दूसरी कोई तरंग होगी, कम से कम 2 तरंगें हमें चाहिए होंगी, तो दूसरी जो तरंग होगी उसकी भी बेटा आवृत्ति इसी के लगभग बराबर होनी चाहिए। और तरंग दैर्घ्य क्या होती है, जैसे अब देखो ये ऐसे आगे बढ़ती रहेगी तरंग, इसको क्या बोलते हैं, गर्त, प्लस में आयाम और ये प्लस में आयाम है, इसको बोलते हैं श्रंख, इसको भी बोलते हैं श्रंख। तो 2 पास के श्रंखों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ये लगभग बेटा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा व्यतिकरण हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी शर्त हो गई। नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट बेटा सबसे अहम शर्त है इसमें चौथी वाली। अभी अपने बेटा यंग का हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था कि यहाँ पर 2 हमने क्या लिए थे, तरंग स्रोत लिए थे। यहाँ से हमारी तरंगाग्र के रूप में आगे निकल रही थी, यहाँ हमने पर्दा लगाया था। ठीक, तो ये जो आपको झिर्री दिख रही है ना, ये दोनों स्रोतों के बीच की दूरी को, ये जो बीच की दूरी है ये बहुत ही कम होनी चाहिए एज कंपेयर ऑफ स्क्रीन। इसकी कंपैरिजन में ये जो पर्दे पे जो हम व्यतिकरण प्राप्त करेंगे, इसकी ये जो कैपिटल जो डी है इसका मान स्मॉल डी से बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर ये बेटा मान बढ़ गया, देखो बेटा समझाने के लिए मैंने ये तुम्हें बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में जब हम इसके एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट आप बीटेक करेंगे या फिर बीएससी वगैरह करेंगे, तो आपका ये जो इंटरफ्रेंस जो व्यतिकरण का एक्सपेरिमेंट है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, आपको डार्क रूम में कराया जाता है, तब आप वहाँ देखोगे तो इनके बीच की दूरी इतनी नहीं होती है, बहुत ही कम होती है। आप इसको ऐसे समझो जैसे हम क्या करें, एक कार्डबोर्ड का डिब्बा, एक कार्डबोर्ड हो अपने पास, एक डिब्बा हो, उसके बीच में हम क्या करें, एक ब्लेड से लाइन मार दें, एक ब्लेड से काट दें, तो आप समझ सकते हो ब्लेड से काटने के बाद एक कितनी पतली सी झिर्री बनती है, उतनी बीच की दूरी होती है लगभग। ठीक है, तो ये दूरी क्या होनी चाहिए, इसकी तुलना में बहुत ही कम होनी चाहिए। अगर ये दूरी हम बढ़ाएंगे ना, तो इस पर्दे पर जो भी हमारा प्रतिरूप प्राप्त होगा उस पर कुछ ऐसा प्राप्त होगा, जैसे क्या होगा, डार्क फ्रिंज मतलब अंधेरे वाली पट्टियां और चमकीली पट्टियों में कुछ ऐसा होगा। देखिए इनकी ये दूरी जो रहेगी ना बहुत कम रहेगी। अगर आप इसको दूर से देखोगे तो ये आपको एक ही पट्टी दिखेगी, समझ रहे हैं, इनके बीच का ये गैप नहीं दिखेगा। तो हम जैसे दूरी कम करते हैं ना, तो पट्टियां हमें बिल्कुल स्पष्ट प्राप्त होती हैं। एक ये प्राप्त हुई, फिर दूसरी, फिर अंधेरा होगा, फिर चमकीली पट्टी, फिर अंधेरा, फिर चमकीली पट्टी, ये समस्या नहीं आती है फिर। तो बीच की दूरी हम क्या रखेंगे, बहुत ही कम रखेंगे। तो ये सबसे अहम पॉइंट था इसमें। तो बीच की दूरी कम रखेंगे, इसकी हम कैसे रखेंगे, कम रखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं तरंग स्रोतों के बीच की दूरी, तरंग स्रोतों के बीच की दूरी पर्दे की दूरी की तुलना में कम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जो डी है वो मच लेस देन क्या होना चाहिए, कैपिटल डी। ठीक है, यहाँ हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, डी
मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, तब भी बात वही आएगी निकल के, ठीक है। तो ये शर्त बेटा आपको देखनी है, कैपिटल डी जो पर्दे की दूरी है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए झिर्रियों के बीच की दूरी से, ठीक है। पांचवा पॉइंट, जो हमारे स्रोत हैं, स्रोत या यही लिख सकते हैं बेटा कलांतर। कलांतर क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कलांतर स्थिर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अगर बेटा हमारा कलांतर स्थिर नहीं होगा, अगर हमारा कलांतर स्थिर नहीं होगा, कहीं पर कलांतर 0 होगा, कहीं पर 180 हो जाएगा, समझ रहे हैं, तो ये लगातार बेटा बदलता रहेगा, तो इस पर्दे पर ना हमें जो प्रतिरूप प्राप्त होगा वो इतनी तेजी से बेटा बदलता हुआ प्राप्त होगा कि हम उसको देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो तरंग जो चलती है हमारी, वो भी प्रकाश की चाल से चलती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से। तो इतनी स्पीड से बेटा हमें बदलाव होगा, हम वहाँ देख ही नहीं पाएंगे कि वहाँ पर व्यतिकरण हो रहा होगा, व्यतिकरण के प्रतिरूप बन रहा होगा, लेकिन हमें दृष्टि निबद्धता के कारण दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इतनी तेजी से होगा ये प्रोसेस। तो हमारे कलांतर कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, जिससे हमें क्या होंगे? डार्क फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब होता है वो जो पट्टियां बनती हैं उनको फ्रिंज कहते हैं। तो जो डार्क फ्रिंज बनेंगी, जो ब्राइट फ्रिंज बनेंगी, वो हम स्पष्ट देख पाएंगे। नेक्स्ट है इसमें हमारा छठा पॉइंट, कला स्रोत कला संबंध होने चाहिए। स्रोत कला संबंध होने चाहिए, संबद्ध होने चाहिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये दोनों पॉइंट हमारे सेम ही हैं। कला संबद्ध स्रोत हमारे क्या होते हैं? ऐसे स्रोत जिनमें कलांतर क्या रहता है? स्थिर रहता है। ऐसे स्रोत जिनका कलांतर क्या रहता है? स्थिर रहता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कला संबद्ध स्रोत, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ बात करूँ, कभी भी इस दुनिया में दो स्रोत आपस में कला संबद्ध नहीं हो सकते। कभी भी दो स्रोत आपस में कला संबद्ध नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर हम दो प्रकाश स्रोत ले रहे हैं तो इस वाले स्रोत से तरंगे अलग निकलेंगी, इस वाले स्रोत से तरंगे अलग निकलेंगी, तो कभी भी जो हमारे दोनों स्रोत होंगे ये कला संबंध नहीं हो पाएंगे। आप सोच के देखिए, अगर कला संबंध स्रोत हमारे कोई भी दो स्रोत अगर कला संबंध हो गए, आपके जो कमरे में जो लाइटें लगी हैं, अगर वो दोनों उनकी कलाएं समान हो गई, कला संबंध स्रोत हो गए, तो बल्ब जलने के बाद भी पता क्या होगा? कहीं पर अंधेरा हो जाएगा, कहीं पर उजाला हो जाएगा, कहीं पर अंधेरा हो जाएगा, कहीं पर उजाला हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे स्रोत कैसे होने चाहिए? स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। तो कला संबद्ध स्रोत कभी भी आपस में दो स्रोत नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि यंग का जो हम एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें दो स्रोतों की आवश्यकता चाहिए होती है, और स्रोत भी कैसे होने चाहिए? कला संबंध, है ना। तो स्रोत हमारे कैसे होने चाहिए? कला संबंध। आगे का हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, पहले आप ये नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। तो इसमें हमने व्यतिकरण की शर्तें पढ़ ली हैं, और व्यतिकरण प्रतिरूप बनाने के लिए हमें दो कला संबंध स्रोतों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दुनिया में कभी भी दो प्रकाश स्रोत कला संबंध आपस में नहीं हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम व्यतिकरण प्रतिरूप कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर एक चुनौती थी यंग के लिए कि एक ऐसा हम लोग क्या करें, पहले एक ऐसे दो प्रकाश स्रोत लेके आए जैसे जो क्या हो? कला संबंध हो। और कभी भी इस दुनिया में दो प्रकाश स्रोत हमारे कला संबंध नहीं हो सकते। आप ऐसे समझिएगा, जैसे हमारे कमरे में जो बल्ब लगे हैं, अगर वो दोनों हमारे कला संबंध हैं तो पता क्या होगा? बल्ब जलने के बाद भी कहीं पर उजाला, कहीं अंधेरा, कहीं उजाला, कहीं अंधेरा हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? क्या नहीं होता है? दोनों हमारे कैसे हैं? वो कला संबंध नहीं है। तो यंग इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब दो प्रकाश स्रोत इस दुनिया में नहीं हो सकते हैं, एक समान नहीं हो सकते हैं कला संबंध स्रोत, तो व्यतिकरण प्रतिरूप क्या करेंगे? कैसे बनेगा? तो उसके लिए यंग ने ये दिमाग लगाया कि हम अलग अलग प्रकाश स्रोत, कला संबंध स्रोत ना लेके हम एक ही प्रकाश स्रोत को दो प्रकार के कला संबंध स्रोतों में चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए इन्होंने क्या किया? एक कार्डबोर्ड का डिब्बा लिया, ठीक, ये है कार्डबोर्ड, और इस कार्डबोर्ड में इन्होंने क्या कर दिया? एक प्रकाश स्रोत लगा दिया, यहाँ पर प्रकाश स्रोत। और इस कार्डबोर्ड में दो जगह इन्होंने क्या कर दिया? ब्लेड से यहाँ पे छिद्र कर दिए,
छिद्र कर दिए। आप इसको ऐसे समझिएगा जैसे एक दीवार हो कोई, ठीक है, उस दीवार में हम क्या करें, छोटे छोटे से होल कर दें और उसके पीछे एक बल्ब लगा दें। तो दूर से जो देखने वाला व्यक्ति होगा उसको ऐसा लगेगा कि आगे दीवार पर 2 बल्ब जल रहे हैं, है ना, लेकिन उसके पीछे केवल एक ही प्रकाश स्रोत होगा, है कि नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये हमारा प्रकाश स्रोत कितने हैं, एक ही है। लेकिन जब ये प्रकाश स्रोत से तरंगे जब आगे पहुंचेंगी तो यहां से जो इधर से देखने वाला कोई व्यक्ति होगा उसको कैसा प्रतीत होगा, जैसे कि 2 प्रकाश स्रोत रखे हैं। अब जाहिर सी बात है जब एक प्रकाश स्रोत है तो एक प्रकाश स्रोत है तो जितनी भी तरंगे निकलेंगी सब एक समान होंगी, तो जो तरंगे इसमें पहुंचेंगी वही तरंगे इसमें पहुंचेंगी। तो यहां पर एक ही प्रकाश स्रोत को हम लोग 2 प्रकार के कला संबंध स्रोतों में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे तैयार हो गया। अब आगे क्या क्या कर दिया, यंग ने एक पर्दा लगा दिया था, इस टाइप से ये पर्दा लगाएंगे और पर्दा लगाने के बाद में जब यहां से तरंगे निकल के यहां पहुंचेंगी तो एक पैटर्न प्राप्त होगा। पैटर्न क्या प्राप्त होगा, जैसे यहां पर हमारा प्रकाश होगा, चमकीली पट्टी बनेगी, फिर अंधेरा यहाँ प्राप्त होगा, फिर चमकीली पट्टी बनेगी, फिर अंधेरा प्राप्त होगा, फिर चमकीली पट्टी प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये पैटर्न हमारा ऐसे इस टाइप से प्राप्त होगा, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रूफ करेंगे और वो प्रूफ हमारा किसके लिए होगा, हम उस प्रूफ के माध्यम से ये समझेंगे कि तीसरी पट्टी कहाँ बनेगी, तीसरी चमकीली पट्टी कहाँ बनेगी, चौथी चमकीली पट्टी कहाँ बनेगी, चौथी जो है हमारी डार्क मतलब अंधेरे वाली पट्टी कहाँ बनेगी, कौन सी पट्टी कहाँ बनेगी, कितनी मोटी पट्टी बनेगी। ये इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इसमें डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक। आई होप बेटा आपके समझ में ये आ रहा होगा बेतीकड़। तो इसमें प्रूफ कर लेते हैं हम लोग कौन सी पट्टी की स्थिति कहाँ पर होगी, ठीक है। इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने के लिए था कि हम एक प्रकाश स्रोत को 2 प्रकार के कला संबंध स्रोतों में ऐसे चेंज करेंगे। तो छोटा सा पहले प्रूफ कर लेते हैं इसमें हम लोग। तो इसका प्रूफ हम लोग करेंगे, इसमें छोटा सा डायग्राम बनाते हैं एक। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक झिर्री ले ली है, ठीक, ये एक झिर्री है और झिर्री पे क्या कर दिए थे, 2 जगह हम ब्लेड से इसमें कट लगा देंगे। तो यहाँ पर एक जगह ये कट गया और यहाँ से खोल दिया, एक झिर्री लगी है, ठीक है। झिर्री बोलो तो जैसे हमारे पास कोई कार्डबोर्ड का डिब्बा हो जिसको गत्ता कहते हैं, उसमें अगर हम ब्लेड से कट मारेंगे तो कट मारने के बाद जो बीच में जो जगह बचती है उसको झिर्री कहते हैं, ठीक। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक प्रकाश स्रोत मैंने लगा दिया, क्या, S1। और यहाँ से जो तरंगे चलेंगी उनको एक पर्दे पे हम लोग क्या करेंगे, फोकसित करेंगे, एक पर्दे पे क्या करेंगे, फोकसित करेंगे, जिससे हमारा क्या प्राप्त होगा, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा, ठीक। मैं क्या करता हूँ, इसके सेंटर को इससे मिला देता हूँ, इसके सेंटर को मैंने इससे मिला दिया जिससे कि हम लोग प्रूफ कर पाएँ आगे। इसके सेंटर को मैंने यहाँ से मिला दिया, इसे ये हमने यहाँ सेंटर मिला दिया है, ठीक। और इसको मैं नाम रख दे रहा हूँ, क्या, O नाम रख दिया मैंने इसको, और इसको बोल देते हैं S1 और इसको मैंने बोल दिया है S2। अब यहाँ से जो तरंगे चलेंगी, यहाँ से जो किरणें चलेंगी वो क्या होंगी, वो यहाँ पर आपतित होंगी, ऐसे पहुँचेंगी यहाँ पर, ठीक। और यहाँ से इधर भी पहुँचेगी ये, क्योंकि जो तरंगे निकलती हैं वो सभी दिशा में गमन करती हैं, तो यहाँ पर भी पहुँच रही होंगी, यहाँ पर भी पहुँच रही होंगी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर हम बात करें इस पर्दे की अगर हम बात करें तो इस पर्दे के हर एक बिंदु से मेरा मतलब है यहाँ पर भी, मतलब जितने भी इस पर्दे के ऊपर पॉइंट होंगे, जितने भी हर एक पॉइंट पर ये दोनों तरंगें एक दूसरे से इस पर्दे पर जरूर मिलेंगी। ये वाली तरंग और ये वाली तरंग एक दूसरे से इस पर्दे के प्रत्येक बिंदु पर मिलेंगी। आप इसको ऐसे समझिएगा जैसे हमारे पास दो टॉर्च हो, ठीक है। 2 टॉर्च हम जला के अगर यहाँ पर मारेंगे तो इस पूरी स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, एक चमक पैदा होगी। ये चमक पैदा क्यों होगी, इस वाले प्रकाश स्रोत से जो तरंगें निकलेंगी और इस वाले प्रकाश स्रोत से जो तरंगें निकलेंगी वो जब हम ऑन करेंगे तो इसके तल के हर एक बिंदु पर जितने भी यहाँ पॉइंट होंगे, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इधर जितने भी आप पॉइंट सोच सकते हो, हर एक पॉइंट पर इन दोनों से जो तरंगें निकल रही हैं वो हर एक पॉइंट पर मिलेंगी आके, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रूफ करने के लिए एक पॉइंट मान ले रहा हूँ जहां पर ये दोनों तरंगें एक दूसरे से क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी, मतलब मिलेंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट में ले लेता हूं। वैसे आप पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हैं, नो मैटर, कहीं पर भी आप उस पॉइंट को मान सकते हो, कोई निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि इस पर्दे के हर एक पॉइंट पर ये दोनों तरंगें आके मिलने वाली हैं,
ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पर, और उसी को हम लोग ओरिजिन मान के करेंगे इसको सॉल्व। तो इसको मैंने क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। मान लेते हैं ये ऐसे चल रही है और यहाँ कहीं आके इसने क्या कर दिया, इस पर्दे को यहाँ पर काटा है। थोड़ा सा सही कर देते हैं इसको, ऊपर पहुँच रहा है काफ़ी, थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको। ये यहाँ कहीं आके मिल रही है, मान लेते हैं यहाँ कहीं आकर मिल गई है, ठीक है। ये वाली तरंग यहाँ पर मिल गई और इस जब ये यहाँ मिली है तो इस वाले पॉइंट पर ये वाली भी तरंग यहाँ पर आके मिलेगी। यहाँ वाली भी ये तरंग ऐसे आके इसके ऊपर आके ऐसे कुछ मिलेगी। देखिएगा, थोड़ा सीधा बना देते हैं इसको। ये ऐसे मिलेगी यहाँ पर कुछ यूं, कुछ ये ऐसे मिल गई है, ठीक है, ऐसे मिल गई है। मैंने इस पॉइंट को मान लिया है P, ये P पॉइंट है। ये वाली तरंग और ये वाली तरंग एक दूसरे से P पॉइंट पे मिल रही है। हाँ, वैसे तो हर एक पॉइंट पे मिलेंगे, यहाँ पर भी मिलेगी, कहीं पर भी आप मिला के इसको दिखा सकते हो, ठीक। और ये जो झिर्री है, ये जो स्लिट है, यहाँ से इस स्क्रीन तक की, इस पर्दे तक की जो दूरी है वो हमारी कैपिटल D है। और मान लेते हैं ये दोनों झिर्रियों की जो बीच की दूरी है, दोनों झिर्रियों के बीच की जो दूरी है ये हमारी स्मॉल d है। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका था, ये कैपिटल D स्मॉल d के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होने वाला है, ठीक है। ये आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो, जब हम किसी गत्ते पे एक ब्लेड से कट मारते हैं तो कट मारने के बाद में कितना छोटी सी झिर्री बनती है, कितनी छोटी जगह होती है बीच में, कितना छोटा गैप होता है, उतना गैप। और ये पर्दा, ये D जो दूरी है इसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ये ऐसे बना देता हूँ, मैं मिला देता हूँ इसको ऐसे, ठीक है। और अगर हम बात करें अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या होगा, इधर यहाँ पर क्या होगा, इस पर्दे के ऊपर, ये जो पर्दा है ना, इस पर्दे के ऊपर हमें एक पैटर्न प्राप्त होगा, एक पैटर्न प्राप्त होगा। कैसा पैटर्न होगा वो, ये कुछ इस टाइप का पैटर्न होगा। देखिए इसके ऊपर ये कैसा पैटर्न होगा, जैसे ये पर्दा है इस पर कुछ ऐसा पैटर्न हमें प्राप्त होगा। देखिए कुछ ऐसा पैटर्न प्राप्त होगा, कुछ ऐसा। इस पर्दे के ऊपर पता क्या होने वाला है, जैसे यहाँ पर दो प्रकार की घटनाएं होंगी। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये वाली पट्टी जो है, ये वाली पट्टी हमारी कैसी है, चमकीली है। कैसी पट्टी है, चमकीली है। कैसी पट्टी है, चमकीली पट्टी है। फिर अंधेरा होगा और फिर क्या होगा, फिर चमकीली पट्टी हमें प्राप्त होगी, फिर चमकीली पट्टी प्राप्त होगी, फिर चमकीली पट्टी प्राप्त होगी, फिर अंधेरा होगा, फिर चमकीली पट्टी प्राप्त होगी। ये ऐसे ही एक पैटर्न प्राप्त होगा बेटा हमको यहाँ पर, इस पर्दे के ऊपर, इस पर्दे के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर ये आपको जो दिख रहा है ना, ये वाली जो मैंने नीले मार्कर से ये दिखाई है, इसको बोलेंगे दीप्त। क्या बोलेंगे इसको, दीप्त। दीप्त फ्रिंज। क्या बोलेंगे इसको, दीप्त फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब होता है पट्टी, पट्टी को हम लोग यहाँ फ्रिंज बोल रहे हैं। और ये भी हमें याद रखना है, ये जो दीप्त फ्रिंज बेटा प्राप्त होगी, ये हमारी समतोषी व्यतिकरण से प्राप्त होगी। किससे प्राप्त होगी, समतोषी व्यतिकरण से। किससे प्राप्त होगी, ये समतोषी व्यतिकरण से। और इसमें जो ये वाली जो पट्टी है, इसको हम लोग बोलेंगे अदीप्त फ्रिंज। कौन सी फ्रिंज बेटा, अदीप्त फ्रिंज। अदीप्त फ्रिंज इसको। और ये हमारी कब प्राप्त होगी, विनाशी, विनाशी व्यतिकरण से प्राप्त होगी। कौन से व्यतिकरण से, विनाशी व्यतिकरण से प्राप्त होने वाली है ये। किससे प्राप्त होगी, विनाशी व्यतिकरण से। ठीक, तो इस पर्दे के ऊपर एक पैटर्न प्राप्त होगा। इस पर्दे पर क्या होगा, कहीं अंधेरा होगा, कहीं उजाला, अंधेरा उजाला, अंधेरा उजाला, ये कुछ एक पैटर्न प्राप्त होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। और ये व्यतिकरण का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्यों प्रमाण है, क्योंकि ये जो चमकीली जो पट्टी प्राप्त होगी, ये जब भी प्राप्त होगी जब श्रंखें, जब क्या होंगे, श्रंख से श्रंख मिलेगा तरंगों का, या गर्तों से गर्त मिलेगा, तो हमारा चमकदार होगा। और अगर कुछ और मिलेगा, एक श्रंख एक गर्त, तो यहाँ पर हम क्या होने वाला है, हमारा अंधेरा होने वाला। अभी मैंने आपको बताया था जस्ट पहले, ठीक है। और अगर हम यहाँ बात करें अगर हम यहाँ अब प्रूफ में छोटा सा स्टार्ट करता हूँ, जिससे हम ये पता लगाएंगे कि कौन सी पट्टी, कौन सी चमकीली पट्टी कहाँ बनेगी। और ये जो सेंटर है ना, इसका सेंटर, इस सेंटर को बोलते हैं केंद्र। इस केंद्र से कितनी ऊपर पीली, मतलब जो है चमकीली पट्टी प्राप्त होगी, कितने ऊपर जो हमारी कौन सी डार्क फ्रिंज होगी, ये सब हम याद करेंगे इसमें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये S1 जो P है,
और S2 जो P है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इस वाली तरंग ने देखो S2P और S1P, अगर मैं ये बात करूँ और ये वाली बात करूँ तो जो S2 जो P है ना, इसने ज़्यादा दूरी तय की है और S1 जो P है इसने कम दूरी तय की है। अगर मैं आपसे पूछूं कि S2P ने कितना ज़्यादा चला है, वैसे तो डायग्राम देख के लग ही रहा है कि ये वाली दूरी ज़्यादा है और ये वाली दूरी कम है। कितनी दूरी, ये दूरी कितनी ज़्यादा है, जैसे आप इसको ऐसे समझिएगा, एक आदमी ये है, एक आदमी ये है, ठीक है, ये ए से स्टार्ट करा चलना, ये बी से स्टार्ट किया चलना, यहाँ कहीं पहुँचना है इन्हें, तो ये दूरी चलेगा ये और ये दूरी चलेगा ये। तो अगर मैं बात करूँ किसने ज़्यादा, कौन चला है, ज़्यादा चला है बी। कितना ज़्यादा चला है, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट से यहाँ के ऊपर एक लंब डालोगे और इसको अगर मैं मान लूँ सी पॉइंट, तो ये वाला बंदा जो है इसने इतनी दूरी ज़्यादा चली है, मतलब बी सी ज़्यादा चली है। तो मुझे भी क्या करना चाहिए बेटा, यहाँ से एक क्या डाल देना चाहिए, एक लंब डाल देना चाहिए इसके ऊपर कुछ ऐसे। देखिएगा मैंने यहाँ पर ही क्या कर दिया, ये कि लंब डाल दिया, यहाँ पर एक लंब डाल दिया और लंब को मैंने नाम रख दिया है ए। क्या नाम रख दिया है, ए नाम रख दिया है। तो ये जो S2P है ये कितना ज़्यादा चला है, S2A, इतना ये ज़्यादा चला है। मतलब हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में जो पथांतर है, पथांतर मतलब पथों में अंतर, कितना है अंतर, ये BC अंतर है। जैसे यहाँ पर BC है, ऐसे यहाँ पर क्या है, S2A है, इनके पथों में अंतर है। अगर आपको याद हो तो संतोषी व्यतिकरण के लिए भी हमने एक पथांतर पढ़ा था n लैम्डा, और विनाशी व्यतिकरण की पथांतर क्या होता है, n-1 लैम्डा, ठीक। और एक पथांतर बेटा हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम की मदद से ज्यामिति का यूज करते हुए निकालेंगे, ठीक है, ज्यामिति का यूज करते हुए निकालेंगे। तो पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाने के बाद में 2 लाइनें लिख लेते हैं इसमें, और इसको हम क्या बोलेंगे, व्यतिकरण प्रतिरूप। व्यतिकरण प्रतिरूप क्या बोलेंगे इसको, व्यतिकरण प्रतिरूप। तो इसमें 2 लाइनें लिख देता हूं। पहले माना एक द्विझिर्री, एक द्विझिर्री के बीच की दूरी, एक द्विझिर्री के बीच की दूरी स्मॉल d तथा पर्दे की दूरी कैपिटल D है, पर्दे की दूरी कैपिटल D है, ठीक है। अब इसका मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, देखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके पथांतर की, तो ये वाली जो तरंग है, इस वाली तरंग की कंपैरिजन में कितना ज़्यादा चली है, ये हमारा S2A ज़्यादा है ना। इस वाली तरंग ने कितना ज़्यादा चला है, ये S2A। तो यहाँ से अगर मैं पथांतर लिखना चाहूँ, तो ये क्या हो जाएगा अपना, बराबर S2A। कितना पथांतर है ये हमारा, S2A पथांतर है। ये दोनों तरंगों का पथांतर कितना है, S2A है, ठीक। और मान लेते हैं इसकी जो कोणीय स्थिति है, जो हमारे यहाँ फ्रिंज बनेगी वो कितनी है, कोणीय स्थिति कितनी है इसकी, थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये वाला एंगल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि एंगल ये थीटा कैसे आएगा, ठीक है। ये वाला एंगल थोड़ी सी ज्यामिति है, और मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास 10th में इतनी ज्यामिति पढ़ के आए हैं। अगर ये थीटा है तो ये थीटा कैसे होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, थीटा है। और इस पॉइंट को मैं कुछ नाम रख देता हूँ, जैसे मैंने इस पॉइंट को नाम रख दिया M। क्या नाम रख दिया, M। और ये दूरी थी हमारी क्या, D थी, ठीक है। ये पॉइंट का नाम है M। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 ट्रायंगल हमें लेने पड़ेंगे, S1 S2A ले लेते हैं, त्रिभुज S1 S2A में ये बीच की झिर्री की दूरी कितनी होगी, बहुत कम होगी। जब ये दूरी बहुत कम है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, बहुत छोटा होगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा। और थीटा के सामने की अगर मैं बात करूँ, ये थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है हमारा, लंब होता है। और ये क्या है, 90 के सामने कड़ होता है। तो लंब बटा कड़ किस में आते हैं, साइन थीटा में। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, साइन थीटा बराबर क्या लिख देना चाहिए, थीटा को हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं, या साइन थीटा को केवल थीटा भी लिख सकते हैं। ये जब लिखते हैं जब एंगल हमारा क्या होता है, बहुत ही अति सूक्ष्म होता है तब। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, लंब बटा कड़। तो लंब हमारा कितना है, यहाँ पर थीटा के सामने लंब होता है S2A हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब आ जाएगा। और कड़ कितना है, कड़ है हमारा यहाँ पर D। ये S1 S2 जितनी दूरी डायरेक्ट लगा देता हूँ मैं, D हो गया ये।
तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, थीटा बराबर S2A बटे में डी, S2A बटे में डी, S2A बटे में डी। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, ये वाला MPO में, त्रिभुज MPO में। तो यहाँ पर ये जब एंगल छोटा है तो ये भी एंगल बहुत कम होगा, थीटा बराबर, अब देख लेते हैं बेटा थीटा के सामने हमारा, और ये मान लेते हैं यहाँ से ये दूरी को मान लेते हैं कि ये सेंटर से ये जो भी फ्रिंज हमारी बनेगी वो कितनी दूरी पर बनेगी, YN दूरी पर। इसको मैंने YN मान लिया है। यहाँ से जितनी दूरी पर बनेगी डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज या दीप्त फ्रिंज, जितनी भी दूरी पर बनेगी हमने इसके सेंटर से कितनी दूरी मान ली, उसकी YN। तो हमें ये YN पता है, थीटा के सामने लंब होता है, और ये नीचे ये क्या है, आधार, ये भी पता है। तो लंब बटा आधार किस में आता है हमारा, tan में। तो इसको लिख दूंगे हम tan थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो जाएगा ये। अगर मैं यहाँ लंब की बात करूँ तो लंब हो जाएगा हमारा थीटा के सामने वाला लंब YN, और अगर मैं आधार की बात करूँ तो ये हो गया हमारा आधार, जो कि कितना है, कैपिटल D। तो ये हो जाएगा हमारा थीटा बराबर YN बटे में कैपिटल D। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये भी थीटा की वैल्यू है, ये भी थीटा की वैल्यू है, दोनों थीटा के मान हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को इक्वल कर लेंगे समीकरण 2 के, समीकरण 1 इक्वल टू समीकरण 2, दोनों को हमने इक्वल कर लिया यहाँ से, ठीक है। ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, S2A बटे में D इक्वल टू YN बटे में D, YN बटे में D। तो S2A का मान कितना हो जाएगा, S2A इक्वल टू YN स्मॉल d बटे में कैपिटल D। ये निकल के आया हमारा पथांतर का एक जनरल फार्मूला। और यहाँ से जो हमने ये पथांतर निकाला है, ये इस डायग्राम्स की मदद से और ज्यामिति का यूज करके निकाला है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बेटा दीप्त फ्रिंज हमारी कब बनेगी, कौन सा व्यतिकरण होना चाहिए, संतोषी व्यतिकरण। तो संतोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होता है, लैम्डा n लैम्डा। तो ये हमारा ज्यामिति से आ गया निकल के, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बेटा, नंबर 1 कंडीशन में लिखूंगा यहाँ से, नंबर 1 बेटा किसके लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए, किसके लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए। या इसी को हम बेटा क्या लिख सकते हैं, दीप्त फ्रिंज ना लिख के दीप्त फ्रिंज कब प्राप्त होगी, जब हमारा कैसा व्यतिकरण हो, समतोषी व्यतिकरण के लिए भी लिख सकते हो आप, समतोषी व्यतिकरण। ये कब, अदीप्त फ्रिंज हमारी किसके फलस्वरूप प्राप्त होगी, समतोषी व्यतिकरण के लिए। अच्छा, समतोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होता है, S2A का मान कितना हो जाएगा, बोले जरा, पथांतर कितना होगा समतोषी के लिए, ये होता है n लैम्डा, ठीक। इससे प्रीवियस वीडियो में ये कैसे आता है मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसकी जगह पे मैं उठा के ये लगा दूंगा, n लैम्डा की जगह पे मैंने क्या, ये S2A की जगह पे क्या लगा दिया, n लैम्डा, और इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा YN D इक्वल टू कैपिटल D। तो इसको इधर कर देते हैं n लैम्डा D बटे में यहाँ से स्मॉल d बटे में आ जाएगा इक्वल टू YN। तो YN हमारा आ जाएगा, ये YN बराबर आ जाएगा n d लैम्डा बटे में स्मॉल d। ये एक फार्मूला आया बेटा निकल के, इस फार्मूले की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसके सेंटर से, इसके केंद्र से दीप्त फ्रिंज मतलब ब्राइट चमकीली पट्टी की स्थिति निकालेंगे। चमकीली पट्टी की स्थिति का मतलब, जैसे हमें चौथी पट्टी की निकालनी है तो n का मान 4 लगा देंगे, तो चौथी पट्टी कहां बनेगी, यहां से चौथी डार्क ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी उसकी स्थिति निकाल सकते हैं। 10वीं की निकालनी है तो n का मान 10 निकाल लेंगे, 7 की निकालनी है 7 लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं अदीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होगी, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, ठीक। तो अदीप्त के लिए पहले मैं क्या करता हूं, इतने का ये इरेज कर देता हूं इधर, और इधर ही निकाल दूंगा मैं। आप लोग इसी के नीचे से कंटिन्यू करेंगे, इसको मैं इरेज करके यहां पर इसकी स्थिति निकाल देता हूं, किसके लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए। मैं यही लिख दूंगा इसका, अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए। आप लोग इसी के नीचे से कंटिन्यू करेंगे, अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए। और बेटा यहाँ पर अदीप्त फ्रिंज हमारी कब प्राप्त होगी, किसके फलस्वरूप, विनाशी व्यतिकरण। किसमें प्राप्त होगी, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण में। अगर हम विनाशी व्यतिकरण की बात करें तो अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। और अदीप्त के लिए हमारे लिए S2A क्या होता है, पथांतर कितना होता है, n 1 - 2,
और ये लैम्डा। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर इसमें क्या पुट कर देंगे, इसको पुट कर देंगे, तभी क्या हो जाएगा n 1 - 2 लैम्डा और इक्वल टू क्या चल रहा है ये बाई एन स्मॉल डी बटे में कैपिटल डी। तो बाई एन बराबर क्या हो जाएगा, ये बाई एन बराबर हो जाएगा डी से तो गुणा करेंगे तो n 1 - 2 लैम्डा कैपिटल डी और इसके बटे में आ जाएगा ये स्मॉल डी। क्या आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा स्मॉल डी। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालेंगे कि डार्क फ्रिंज यहां से कितनी दूरी पर बनेगी। ठीक है, तो n का मान अगर हम 3 लगाएंगे तो तीसरी की स्थिति निकलेगी, 4 लगाएंगे चौथी की निकलेगी, 5 लगाएंगे 5वीं की निकल जाएगी। ठीक है, 10 लगाएंगे 10वीं की निकल जाएगी। ठीक, आई होप बेटा आपके समझ में ये आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इसकी चौड़ाई क्या होगी, कितनी चौड़ी पट्टी बनेगी ये। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर चाहे हम डार्क फ्रिंज की बात करें या फिर ब्राइट फ्रिंज की बात करें, ये दोनों फ्रिंजों की जो चौड़ाई होगी ना, चौड़ाई वो हुबहू एक समान होगी। जितनी चौड़ी पट्टी ये होगी उतनी चौड़ी पट्टी ये होगी, बस फर्क इतना होगा, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, और दोनों की जो चौड़ाई होगी वो हमारी क्या होगी, समान होगी। चाहे हम डार्क की निकाल लें चाहे हम ब्राइट की निकाल लें, एक समान ही होगी उसकी। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, आप पहले ये नोट करेंगे, फिर उसके आगे से मैं क्या करूँगा, इसकी हम लोग क्या करेंगे, चौड़ाई निकाल लेंगे। ठीक, तो पहले आप इतना ये नोट कर लें, कहते हैं कि इस फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई, चाहे आप डार्क फ्रिंज की बात करें या फिर ब्राइट फ्रिंज की बात करें, दोनों की चौड़ाई हमारी सेम ही होगी। ठीक है, अब चौड़ाई निकालेंगे कैसे, आप सब ये कितनी फ्रिंज हैं, ये ब्राइट कितनी है, 1 2 3। अगर मैं इसके सेंटर से ये तीसरी फ्रिंज की स्थिति में से दूसरी फ्रिंज की स्थिति ज्ञात कर दूं तो हमें ये वाली दूरी मिल जाएगी, मतलब किसकी चौड़ाई मिल जाएगी, अदीप्त की। और अदीप्त और प्रदीप्त, अदीप्त और दीप्त दोनों की चौड़ाई हमारी समान होती है ना, दोनों की चौड़ाई हमारी समान होती है। अगर हमें पट्टी की चौड़ाई निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 7वीं में से हम क्या करें, छठी घटा दें, 5वीं में से चौथी घटा दें, तीसरी में से दूसरी घटा दें, 10वीं में से 9वीं घटा दें, मतलब एक आगे वाली में से उससे पहले वाली घटानी पड़ेगी। ऐसे में क्या करूंगा, चौड़ाई को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, चौड़ाई को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर W से, वृत्त बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे हम लोग को चौड़ाई निकालने के लिए ये तीसरी में से क्या घटानी पड़ेगी, मुझे दूसरी वाली घटानी पड़ेगी, तो ये बीच वाली मिल जाएगी मेरे को। दूसरी में से हम क्या घटे, पहली वाली घटा दें तो ये मिल जाएगी, मतलब ज़्यादा वाली में से उससे एक कम वाली। जैसे 10वीं निकाल, 10वीं वाली में से हम क्या करें, 9वीं वाली घटा दें, 9वीं वाली में से क्या करें, 8वीं घटा दें, तीसरी में से दूसरी घटा दें। ऐसे अगर हम बाई एन वाली में से मैं क्या करूँ, इससे कम वाली बाई एन -1 घटा दूँ तो निकल के आ जाएगा। देखिए बाई एन मैंने ये लगा दिया, एन लैम्डा डी बटे में स्मॉल डी। देखिए मैंने ये जो बाई एन लगाया है ये मैंने दीप्त फ्रिंज वाला लगाया है। ठीक है, आप अदीप्त का भी लगाओगे ना, जो हमने यहाँ पर लिखा था ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले से भी सेम ही निकल के आएगा। ठीक है, अगर आप ये वाला निकाल के लाओगे तब भी फार्मूला हमारा सेम, मतलब ये जो W का मान आएगा बाद में वो सेम ही निकल के आएगा, कुछ भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है, डार्क या ब्राइट, दोनों की चौड़ाई हमारी बराबर होती है। तो n मैंने यहाँ लगा दिया बाई एन की जगह पर n लैम्डा डी बटे में स्मॉल डी, माइनस लगाए माइनस लगा देते हैं। अब n-1 रखना है n की जगह पर, इसी में रख देता हूँ मैं, यहाँ n था देखो, तो यहाँ पर n आया है, तो अगर मैं इसी को रिप्लेस कर दूंगा n-1 से तो क्या आएगा बेटा, ये n-1 लैम्डा डी बटे में स्मॉल डी। कुछ कॉमन, अगर मैं कॉमन की बात करूँ, देखो लैम्डा इसमें भी है, लैम्डा इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी, स्मॉल डी, तो लैम्डा डी बटे में स्मॉल डी बाहर आ जाएगा। ये अंदर क्या बचेगा, n माइनस प्लस का 1, तो n से n कैंसिल, तो लैम्डा डी बटे में स्मॉल डी, बन की गुणा इससे करेंगे इतना आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा W का मान। इसकी मदद से बेटा हम लोग क्या करेंगे, उस फ्रिंज की चाहे डार्क फ्रिंज हो चाहे ब्राइट फ्रिंज हो, उसकी चौड़ाई निकालेंगे कि कितनी चौड़ी फ्रिंज बनेगी। ठीक है, आगे हम लोग इसकी कोणीय स्थिति ज्ञात कर लेते हैं कि कोणीय स्थिति क्या होगी इसकी, मतलब डार्क फ्रिंज की कोणीय स्थिति। कोणीय स्थिति का मतलब क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे में देखें तब इसकी कोणीय स्थिति क्या होगी। ठीक, तो आगे हम लोग इसमें कोणीय स्थिति के लिए निकाल लेते हैं, कोणीय स्थिति निकाल लेते हैं।
कोणीय स्थिति। देखिए कोणीय स्थिति निकालने के लिए अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या क्या आया था निकल के, थीटा बराबर क्या आया था, बाई एन बटे में कैपिटल डी। अभी निकाल लेते बिल्कुल जस्ट। अगर मैं इसको बाई एन लिख दूं तो थीटा एन लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाई थीटा एन इक्वल टू बाई एन बटे में डी। अभी निकाला था बेटा इस वाले त्रिभुज से, आप देखिएगा ये वाला हमने ट्रायंगल लगाया था, इस वाले ट्रायंगल से निकाला था लंब बटा आधार, ये लंब हो गया ये आधार हो गया, ठीक है। तो थीटा एन में इसको लिख सकता हूँ, फिलहाल वहाँ थीटा लिखा था, मैं इसको थीटा एन लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। अब इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, दीप्त की निकालेंगे और अदीप्त की निकालेंगे, दीप्त की निकालेंगे और अदीप्त की निकालेंगे। तो सबसे पहले कोणीय स्थिति में निकालता हूँ, किसके लिए, दीप्त के लिए, किसके लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा दीप्त फ्रिंज के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, थीटा एन इक्वल टू ये बाई एन का मान लगाना पड़ेगा दीप्त वाला, क्या निकल के आया था ये, एन लैम्डा डी बटे में स्मॉल डी और बटे में क्या ये कैपिटल डी। तो डी से डी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर हमारा ये आ जाएगा एन लैम्डा बटे में स्मॉल डी। तो इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसकी मदद से क्या निकालेंगे, दीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति ज्ञात करेंगे, दीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति ज्ञात करेंगे। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालेंगे, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति निकाल लेते हैं। तो अदीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होगी, लिख देता हूं मैं नंबर 2, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होगी यहाँ पर, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति थीटा एन इक्वल टू, अब इस बाई एन की जगह मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अदीप्त वाला लगाना पड़ेगा, क्या निकल के आया था ये एन 1 माइनस और ये लैम्डा डी बटे में स्मॉल डी और इस पूरे के बटे में क्या आ रहा है कैपिटल डी। तो कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल, तो थीटा एन इक्वल टू आ जाएगा ये एन 1 माइनस का 2 और ये लैम्डा और बटे में स्मॉल डी। इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसकी मदद से क्या निकालेंगे, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालेंगे, ठीक। तो ये अदीप्त फ्रिंज के लिए हो गया, ये दीप्त फ्रिंज के लिए हो गया। और एक लास्ट पॉइंट इसमें और लिख लेते हैं हम लोग, कोणीय चौड़ाई लिख लेते हैं, कोणीय चौड़ाई। तो कोणीय चौड़ाई में लिख देता हूं यहाँ पर, आप लोग ये इसके बाद ये लिखेंगे और इसके नीचे मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख रहा हूँ ये कोणीय चौड़ाई के लिए। तो कोणीय चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी, कोणीय चौड़ाई लिख देते हैं इसमें, कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई। तो देखिए कोणीय चौड़ाई हमारी क्या होगी, जैसे अभी हमने निकाली थी फ्रिंज की चौड़ाई ऐसी निकलेगी इसमें कोणीय चौड़ाई। तो कोणीय चौड़ाई को हम लोग लिखते हैं बीटा से। तो इसमें से हम क्या करेंगे, थीटा एन वाले में से क्या करेंगे, थीटा एन माइनस 1 वाला घटा देंगे, थीटा एन में से उससे एक पहले वाला। तो थीटा एन की वैल्यू हमारी क्या है, और कोणीय चौड़ाई भी हमारी सेम ही होगी, ठीक है। चाहे आप इससे लगाएं इसको, चाहे तो इससे लगा दें। इससे क्या होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन पे फर्क पड़ेगा बस। तो ये वाला लगा रहा हूँ मैं, इससे भी लगाओगे तो इस वाले से अगर आप लगाएंगे थीटा एन ये लगाएंगे और फिर एन माइनस 1 रख देंगे एन की जगह पर, तब भी हमारा सेम निकल के आएगा बीटा का मान, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ से रख रहा हूँ इसको, जो कैलकुलेशन हमारी बच जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, एन लैम्डा बटे में स्मॉल डी और माइनस के यहाँ देखो एन था तो यहाँ पर एन आया है। अगर मैं यहाँ एन माइनस 1 करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, एन माइनस के 1 लैम्डा अपनी जगह रहेगा बटे में स्मॉल डी। कुछ कॉमन है इसमें, कॉमन की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर लैम्डा कॉमन है और बटे में डी कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा, एन माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस के 1, एन से एन कैंसिल, तो लैम्डा अपॉन में डी और ये आ गया आपका किसका मान, बीटा की वैल्यू निकल के आ गई। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसकी मदद से क्या निकालेंगे, इसकी मदद से बेटा हम लोग निकालेंगे कोणीय चौड़ाई के, उसकी कोणीय चौड़ाई कितनी होगी, ठीक। तो आई होप बेटा ये आपके समझ में आया होगा, विवर्तन क्या होता है ये सब कुछ, ठीक। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें, आगे हमें इसमें पढ़ना है यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम टी मोटाई की कांच की अगर एक पट्टी या प्लेट रख दें तो व्यतिकरण प्रतिरूप पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। रास्ते में हम क्या रखेंगे, इसके मार्ग में एक टी मोटाई की कांच की प्लेट रखेंगे, ये हो गया हमारा प्रकाश स्रोत और ये क्या है हमारा स्लिट है, झिर्री, ठीक। और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक पर्दा लगा दिया है, ठीक है।
तो यहाँ से ये निकलेगा, तरंगे निकलेंगी और यहाँ कहीं आकर ये पर्दे के ऊपर आपतित होंगी। अभी भी बनाए थे ये डायग्राम, ऐसे कहीं मान लेते हैं यहाँ कहीं आपतित हो गई हैं और यहाँ से भी निकल के ये पर्दे के हर एक पॉइंट पर क्या होंगे, ये प्रकाश की तरंगें एक दूसरे से मिलेंगी। ये इसके सेंटर हो गया, ठीक। और इसको मान लेते हैं ये वाली जो स्लिट है ये है हमारी S1 और ये वाली स्लिट है हमारी S2 और दोनों स्लिट्स के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, D है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पर्दे तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, हमारी कैपिटल D है, ठीक है। क्या है, कैपिटल D। अभी हमने ये डायग्राम जस्ट बनाया था, ठीक। तो हमें क्या करना है इस बार इन रास्ते में एक क्या करना है, इसके मार्ग में एक टी मोटाई की एक कांच की हमने पट्टी रख दी है जिसका अपवर्तनांक मान लेते हैं कितना है, म्यू है। कितना अपवर्तनांक है इसका, म्यू है। तब हमें बताना है यहाँ पर जो पट्टियाँ प्राप्त होंगी, जो यहाँ फ्रिंजें बनेंगी, व्यतिकरण प्रतिरूप बनेगा, उस पर आखिर क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी हम इसके कांच की पट्टी को रखते हैं तो ये जो इस पर जो फ्रिंजें बनती हैं वो थोड़ा सा ऊपर की ओर क्या होती है, शिफ्ट हो जाती हैं। कितना शिफ्ट होंगी हमें वो निकालना है यहाँ पर, ठीक। अच्छा, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर, केंद्रीय। ये केंद्रीय फ्रिंज होगी हमारी, कौन सी फ्रिंज होगी, केंद्रीय फ्रिंज। केंद्रीय का मतलब होता है सेंटर में जो बनेगी, और सेंटर में जो फ्रिंज हमारी बनती है वो हमेशा एक ब्राइट फ्रिंज होती है, दीप्त फ्रिंज होती है हमेशा, ठीक है। तो पहले एक लाइन इसमें लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे इसका। लिख लेते हैं, माना S1 व S2 झिर्रियों के बीच की दूरी, झिर्रियों बोले तो स्लिट, झिर्रियों इसको लिख देते हैं स्लिट के बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी स्मॉल d है, तथा पर्दे की दूरी कैपिटल D है। इनके मार्ग में T मोटाई की कांच की एक प्लेट रखी है जिसका अपवर्तनांक म्यू है, ठीक है। ये इसका अपवर्तनांक हो गया। तो होगा क्या, जैसे ही हम इसके ये रास्ते में, इसके मार्ग में, पथ में एक टी मोटाई की कांच की कुछ रखेंगे, पट्टी रखेंगे, तो क्या होगा, ये जो हमारी जो इस पे जो फ्रिंजें हमारी बनेंगी वो थोड़ा सा ऊपर खिसक जाएंगी, और सभी फ्रिंजें थोड़ा ऊपर खिसक जाएंगी। कितना ऊपर खिसकेंगी ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये सेंटर से कितना ऊपर खिसकेंगे ये हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए अभी हम पढ़े थे, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला दूँ तो इस पॉइंट को हमने ए माना था, अभी डायग्राम बनाए थे हम जस्ट पहले, ए माना था ना इसको। अगर मैं यहाँ से बेटा बात करूँ यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो S2A ये वाली जो किरण है S2P, इसने ये दूरी ज़्यादा चली है इतनी, तो ये क्या होता है, पथांतर हो जाता है। ये इसको क्या बोलते हैं, पथांतर। क्या बोला जाता है इसको, पथांतर। पथांतर यहाँ पे कितना है, पथांतर यहाँ कितना है, S2A। और S2A अभी हमने निकाला था, S2A बराबर क्या निकल के आया था, फॉर्मूला S2A बराबर निकल के आया था बाई एन स्मॉल d बटे में कैपिटल D। आप चाहो तो दोबारा से इसमें निकाल सकते हो, S2A का मान बाई एन d अपॉन में कैपिटल D निकल के आएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको यहाँ से ऐसे मिला के और दोबारा इसको थीटा मान के फिर ये भी थीटा हो जाएगा, निकाल सकते हैं दोबारा से ये वैल्यू, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां से S2P में से अगर मैं माइनस करता हूं, S2P में से अगर मैं माइनस करता हूं S1P, तो हमें ये क्या मिलेगा, S2A मिलेगा ना, ये तो होगा पथांतर। ये जो दूरी है ये S2P में से
अगर मैं घटा दूं S1P तो हमें क्या मिल जाएगा, H2A मिल जाएगा पथांतर, है ना। आप देखें ना, ये दूरी इसके बराबर है, ये दूरी इसके बराबर है, तो ये दूरी हम कैसे निकालेंगे, इस बड़े वाले में से क्या करेंगे, इस वाले को घटा देंगे, ठीक। लेकिन अगर मैं बेटा बात करूं, अभी हमने ये पथांतर निकाला था इससे प्रीवियस प्रूफ में, तो अगर ये यहां पर कांच की पट्टी नहीं रखी गई होती, अगर ये कांच की पट्टी यहां पर नहीं रखी गई होती, तब ये पथांतर बिल्कुल सही लिखा था, इसमें कोई भी गलती नहीं थी, ठीक। अगर ये हमारी ये वाली जो किरण है ये इसमें ना चल के इस ये टी मोटाई की कांच की पट्टी में ना चल के, अगर ये पूरी की पूरी किरण हमारी कहाँ चली होती, हवा में चली होती, है ना। पूरी की पूरी किरण किस में चली होती, हवा में अगर ये किरण हमारी चली होती तो ये पथांतर बिल्कुल सही लिखा था, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये भी हवा में चल रही है, ये भी हवा में चल रही है, लेकिन ये जो इतनी जो चल रही है यहाँ पर, ये हमारी कांच में चल रही है, और ये पूरी की पूरी किरण जो है हमारी किस में चल रही है, हवा में चल रही है। ये हवा में, ये इतनी कांच में, तो ये पथांतर में थोड़ी दिक्कत आएगी, ये पथांतर अभी सही नहीं लिखा है, तो इसको थोड़ा सही करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे आपको याद हो, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रकाशिक पथ पढ़ा था, प्रकाशिक पथ। तो आपको अगर याद हो प्रकाशिक पथ के बारे में, वो आज के दिन के लिए हमने पढ़ा था। प्रकाशिक पथ यहाँ हमें लगाने वाले। प्रकाशिक पथ क्या होता है, प्रकाश के द्वारा किसी माध्यम, जितने समय में प्रकाश किसी माध्यम में दूरी तय करता है, उतने ही समय में निर्वात या वायु में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाशिक पथ, ठीक है। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, प्रकाशिक पथ निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये S1P में थोड़ा सा संशोधन करेंगे, तो S2P तो ऐसे ही रहेगा, माइनस S1P। इस पूरी की पूरी किरण को बेटा हम किस में चलाएंगे, वायु में, निर्वात में चलाएंगे, वायु या निर्वात में चलाएंगे। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी मोटाई कितनी है T, पहले T को इसमें से घटा देते हैं, T को इसमें घटा देते हैं। मैं T क्यों घटा रहा हूं, क्योंकि अगर ये किरण इसमें चली होगी तो कितनी दूरी चली होगी, T दूरी चली होगी, तो T को मैं क्या कर रहा हूं, घटा दे रहा हूं। और इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें प्रकाशिक पथ लगा दूंगा। प्रकाशिक पथ क्या होता है, प्रकाशिक पथ आपको याद हो तो D0 इक्वल टू ND, मतलब निर्वात में चली गई दूरी जो होती है वो अपवर्तनांक और माध्यम में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ अपवर्तनांक है, यहाँ अपवर्तनांक क्या है, न्यू है, और यहाँ दूरी का काम कौन करेगा, T करेगा। बेटा इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, S2A, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, इस पूरी की पूरी किरण को हमें वायु में चलाना है। किस में चलाना है, वायु में चलाना है, ठीक है। अब ये किरण जब हमारी वायु में चल रही है तो इसको भी वायु में चलना पड़ेगा, तभी तो पथांतर निकाल पाएंगे हम लोग, ठीक। पथों में अंतर तभी तो निकालोगे। आप एक आदमी को आप दौड़ा रहे हो पत्थरों पर, एक आदमी जो है स्मूथ जो अच्छे रोड पे दौड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है बेटा अंतर बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें करना क्या चाहिए था, भेदभाव ना करके दोनों को सेम ट्रैक पे दौड़ाना चाहिए, जिससे दोनों में भेदभाव ना रहे और अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो लोग क्या करें, पथांतर पैदा करें। तो इसमें क्या होगा इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, तो मैंने क्या किया, यहाँ से T को पहले घटा दिया, और फिर T को हटाने के बाद में मैंने प्लस कर दिया इसके प्रकाशिक पथ, ठीक है। अब ये जो पूरी दूरी चलेगी किस में आ गई है हमारी, ये आ गई हमारी प्रकाश में। अब हम, ठीक है, आप थोड़ा इसको संशोधन करते हैं, S2 सॉल्व कर लेते हैं, S2P माइनस अंदर गुणा कर देते हैं S1P माइनस माइनस प्लस के T माइनस प्लस माइनस UT और इक्वल टू S2A, ठीक। तो इसको लिख देंगे S2P माइनस S1P, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, माइनस का T कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस का मैंने T कॉमन लिया तो U आ जाएगा पहले, यहाँ 1 बचेगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू S2A हो जाएगा ये। और इसको उठा के, इस पूरे पद को उठा के हम इधर ले जाएंगे, तो इधर बचेगा S2P माइनस का SP1 इक्वल टू S2A प्लस का T, ये प्लस का T हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा U माइनस का 1। अगर आप देखो इसकी वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी है, S2P माइनस S1P इक्वल टू कितना है, S2A, और S2 का मान कितना है, बाई एन डी अपॉन डी लगा देते हैं इस पूरी की जगह पर, बाई एन डी अपॉन में D, और बटे में S2A प्लस T माइनस के 1, ठीक। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहा हूँ, इक्वेशन हमारी ये फर्स्ट हो गई, ठीक है।
अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो पट्टी रखने से क्या होंगे, जो हमारी इस पर्दे के ऊपर जो फ्रिंजें प्राप्त होंगी, जो पट्टियां बनेंगी डार्क ब्राइट वाली, ये थोड़ा सा ऊपर से ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। शिफ्ट बोले तो थोड़ा सा ऊपर खिसक जाएंगे ये। अब यहाँ पर होगा क्या, जितनी ये केंद्रीय फ्रिंज ऊपर खिसकेगी, इसी के साथ साथ जो और उसके ऊपर फ्रिंजें बनेंगी डार्क और ब्राइट, वो भी उसी के साथ साथ ऊपर खिसक जाएंगी। कहने के मेरे मतलब क्या है, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मैंने यहाँ क्या कर दिया, इस मार्कर के ऊपर इसको समझने के लिए, ये हमारी कौन सी फ्रिंज है, ये हमारी सेंटर है, ये हमारी सेंटर फ्रिंज है जो हमारी केंद्रीय फ्रिंज है, ये बिल्कुल सेंटर पे जो बन रही है। ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारी सेंटर पे ऊपर मैंने ये दिखा दिया, ये हमारी देखो चमकीली फ्रिंज है, मतलब ब्राइट के बाद फिर अंधेरे वाली फ्रिंज आएगी, ये अदीप्त, फिर प्रदीप्त, अदीप्त प्रदीप्त, अदीप्त प्रदीप्त, और जहाँ जहाँ ये मैंने नीला वाला मार्कर चलाया है, ये हमारी कौन सी फ्रिंजें हैं, ये है हमारी ब्राइट चमकीली, जो कि हमारी किस पे प्राप्त होंगी, पर्दे पे। और ये जो बीच में दो नीली के बीच में जो ये व्हाइट वाला आपको गैप दिख रहा है, ये हमारी डार्क है, मतलब यहाँ पर कोई प्रकाश नहीं है, अंधेरा है यहाँ पर, ठीक है। अब आप सपोज करिए इस मार्कर को अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करूँगा, तो जितना मैं इस नीचे वाली को ऊपर करूँगा, इसी के साथ साथ जितना मैंने इसको ऊपर खिसकाया, ऑटोमेटिकली ये जितनी भी ऊपर की फ्रिंजें हैं, ये सब क्या होंगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। जितनी हमारी ये केंद्रीय फ्रिंज ऊपर शिफ्ट होगी, उतनी ही ये हमारी जितनी भी फ्रिंजें हैं डार्क ब्राइट, सारी की सारी फ्रिंजें उतनी ही ऊपर की तरफ क्या हो जाएंगी, मूव कर जाएंगी। ठीक, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, अब मैंने क्या माना था, हम केंद्रीय फ्रिंज निकाल लेते हैं कितना ऊपर खिसकेगी, उसी के हिसाब से सारी खिसकेगी। ठीक है, तो केंद्रीय फ्रिंज कैसी होगी हमारी केंद्रीय फ्रिंज, देखिए केंद्रीय फ्रिंज हमेशा हमारी कैसी होती है, ये हमारी एक दीप्त फ्रिंज होती है। दीप्त बोले तो ब्राइट फ्रिंज होती है हमेशा। तो कौन सी लगाएंगे हम, दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए। अच्छा, दीप्त फ्रिंज के लिए शर्त क्या होती है, दीप्त फ्रिंज के लिए सब शर्त होती है, जो S2A जो पथांतर होता है, ये हमारा कितना हो जाता है, n लैम्डा। तो यहाँ पर मैं S2 की जगह पर n लैम्डा रख देता हूँ, बाई एन डी बटे में कैपिटल D इक्वल टू, यहाँ रख दूंगा मैं n लैम्डा प्लस का t न्यू माइनस के 1 बटे में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर ऐसे ही रहेगा ये। तो अगर मैं यहाँ से yn की वैल्यू निकालूँ, क्या आएगी, yn इक्वल टू n लैम्डा प्लस t न्यू माइनस के 1, और यहाँ इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके मैं लिख दूंगा d जाएगा ऊपर और स्मॉल d आ जाएगा नीचे। तो ये एक फार्मूला निकल के आया कि फ्रिंज हमारी क्या होंगी, कितनी शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब हमें इसमें यह देखना है कि केंद्र से हमें निकालना है, कहाँ से निकालना है, केंद्र से विस्थापन, कि केंद्र से ये कितनी विस्थापित हो जाएंगी। ठीक, तो निकाल लेते हैं इसमें केंद्र से विस्थापन निकाल लेते हैं। ये हमारी दीप्त के लिए आ गई। अब सेंटर फ्रिंज हमारी कैसी होगी, ये कि दीप्त फ्रिंज होगी, तो सेंटर से ही निकालेंगे इसको हम लोग, क्योंकि जितनी सेंटर ऊपर जाएगा उसी हिसाब से जो हमारी और तमाम फ्रिंजें बनेंगी वो भी ऊपर जाएंगी। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसके नीचे से आप नोट करेंगे केंद्रीय के लिए, केंद्रीय फ्रिंज एक प्रकार से हमारी दीप्त फ्रिंज होगी, तो मुझे इसलिए यहाँ दीप्त की कंडीशन लगानी पड़ी है। ठीक है, तो सेंटर से निकाल लेते हैं। सेंटर के लिए n का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 यहाँ पुट कर देते हैं, तो बाई 0 इक्वल टू, यहाँ n की जगह 0 लगाएंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, t, और ये न्यू माइनस के 1, और ये d अपॉन में t। तो ये हमारा फॉर्मूला आया। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या करेंगे, जो t मोटाई की जो पट्टी रखी है, ये पूरा ये जो व्यतिकरण, ये प्रतिरूप जो प्राप्त होगा, यहाँ पर जो पट्टियां प्राप्त होंगी कितनी ऊपर खिसक जाएंगी, हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे। ठीक, जहाँ पर ये जो t है इसकी मोटाई थी, जो पट्टी रखेंगे उसकी मोटाई थी, और जो ये है न्यू इसका अपवर्तनांक है, और d पर्दे की दूरी हो, और जो स्मॉल d है ये दोनों झिर्रियों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो आई होप आपके ये समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक, और इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब इस पर हम क्या कर लेते हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम में या तो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आएगा, या फिर इस पर कोई ना कोई सवाल आएगा। ठीक है, तो एक दो हम इस पर सवाल लगा लेते हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट हमारा और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसमें क्वेश्चन है, यंग के प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी 0.4 मिलीमीटर है।
प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। व्यतिकरण फ्रिंजें स्लिटों से 100 सेंटीमीटर दूर रखे पर्दे पर प्राप्त की जाती हैं। केंद्रीय फ्रिंजों से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी तथा चतुर्थ फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमें इसमें बताना है। तो क्या क्या हमें इसमें दे रखा है ये लिख लेते हैं। इसमें इसको सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का, कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें लिखा है यंग के प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी। स्लिटों के बीच की दूरी को लिखते हैं स्मॉल डी से। ये कितना है हमारा 0.5 mm, 0.5 मिलीमीटर। तो 0.4 है, 4 है ये 0.4। और इसको चेंज हमें करना पड़ेगा मीटर में। 0.4 गुणा 10 की पावर -3 ये मीटर में आ जाएगा। ठीक, मीटर में आ गया ये। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू हमें दे रखी है। ये लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको चेंज कर लेते हैं मीटर में। 6000 और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10। ये आ गया हमारा मीटर में। थोड़ा सा इसको और यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। इसके 0 इस पावर में थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। 10 की पावर -7 ये मीटर में आ गया। व्यतिकरण फ्रिंजें स्लिटों से 100 सेंटीमीटर दूर रखे पर्दे पर प्राप्त की जाती हैं। ये हमें कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है कितना 100 सेंटीमीटर। अब ये भी हमारा मीटर में है, ये भी हमारा मीटर में, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। वैसे भी 100 सेंटीमीटर में हमारे कितने होते हैं 1 मीटर होते हैं। ठीक है, दूर रखे पर्दे पर प्राप्त की जाती है। केंद्रीय फ्रिंज से हमें क्या बताना है इसमें, केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त और चौथी फ्रिंज की स्थिति बतानी है। तो पहले पार्ट में हमें क्या बतानी है इसमें दूसरी कौन सी बतानी है, दूसरी अदीप्त बतानी है। तो दूसरी जो अदीप्त बतानी है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए 2 हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी ना। और अदीप्त के लिए जो स्थिति हम लोग निकालते हैं बाई n इक्वल टू क्या होता है फार्मूला n 1-2 लैम्डा डी बटे में स्मॉल डी। तो यहाँ 2 रख देते हैं वैल्यू, y की जगह हमने 2 लगा दिया। इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, माइनस का 1/2। और यहाँ लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू है 6 गुणा 10 की पावर -7। और d की वैल्यू कितनी है 1 लगा दी यहाँ पर। और स्मॉल d है आपका 0.4 गुणा 10 की पावर -3 यहाँ पर लगा दिए हमने। तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा 3/2 आ जाएगा। ये 3/2 गुणा 6 गुणा 10 की पावर -7। और इस पूरे के बटे में आ जाएगा 0.4 गुणा 10 की पावर -3। ठीक है, तो काट देते हैं इसको, इसका हटा देते हैं पॉइंट, यहाँ हो जाएगा ये 60। इसको इससे काट देते हैं, यहाँ कितना जाएगा ये 30। तो यहाँ पर ये हमारा बच रहा है, कितना बच रहा है ये हो जाएगा आपका 90 बटे में 4। और इसकी पावर की अगर हम बात करें तो ये माइनस ऊपर जाके घट जाएगी, जुड़ जाएगी इसमें, तो -4 बचेगा। इस 0 को भी इस पावर में हटा देते हैं, 9/4 और गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी -3। इसको भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 यानी 2.25 गुणा 10 की पावर -3। अगर आप यहीं पर छोड़ते हो तो ये हमारा आंसर आएगा मीटर में। ये बाई 2 की वैल्यू निकल के आ गई। अगर आप इसको थोड़ा सा आगे अगर बढ़ाएंगे तो 10 की पावर -3 को हम मिलीमीटर लिख सकते हैं। 2.25 ये हो गया mm। मतलब सेंटर फ्रिंज से जो हमारी दूसरी अदीप्त फ्रिंज बनेगी वो 2.25 मिलीमीटर की दूरी पर जाके बनेगी। ठीक, और इसमें हमसे क्या पूछा था, चतुर्थ फ्रिंज की दूरी पूछी थी। दूसरे पार्ट में चतुर्थ की पूछी थी। चतुर्थ मतलब चौथी, चतुर्थ और कौन सी अदीप्ति की पूछी है। ठीक है, अदीप्त के बारे में बात कर रहा है वो, चौथी अदीप्त के लिए, चौथी अदीप्त के लिए। ठीक, चौथी अदीप्त के लिए निकाल लेते हैं। इसमें दोबारा से फॉर्मूला सेम लगेगा बट n की वैल्यू में क्या लगा दूंगा 4। तो बाई n इक्वल टू कितना आएगा इस बार n 1-2 लैम्डा डी और बटे में कितना आ जाएगा ये आपका स्मॉल डी। तो बाई n की वैल्यू 4 लगा दूंगा मैं यहाँ और n का मान है 4 -1/2। और ये लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू है 6 गुणा 10 की पावर 7
6 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 आ गया ये, 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, और डी की वैल्यू है 1, और स्मॉल डी है आपका 0.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, यहाँ पर लगा दिए। तो यहाँ कितना बचेगा, ये 4 दूनी 8 में से 1 जाएगा, यानी 7/2, और गुणा 6 10 की पावर माइनस के 7, और यहाँ बटे में आ जाएगा 0.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इससे हटेगा तो ये 3 आ जाएगा, इसका हटाते हैं पॉइंट, यहाँ 30 हो जाएगा ये, तो 7 3 21 गुणा 10 की पावर माइनस के 4, और यहाँ हो जाएगा बटे में 4, इसका 0 को इधर हटा देते हैं तो 21/4 आ जाएगा ये, और गुणा 10 की पावर माइनस के 3 बचेगा ये। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 25 गुणा 10 की पावर माइनस 3। अगर यहाँ छोड़ेंगे तो मीटर लिखना पड़ेगा, और अगर आप थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो 5.25 ये हो जाएगा आपका मिलीमीटर। तो ये हो गए हमारे दोनों फ्रिंजों की स्थितियां, और ये हमारे क्या है, आंसर है। आप सपोज करिए यहाँ पर अगर फ्रिंज की हमसे चौड़ाई पूछी होती तो चौड़ाई भी हम निकाल सकते थे। क्या लगाते हैं यहाँ पर हम डी लैम्डा बटे में स्मॉल डी, इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, चौड़ाई निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछ लेता तो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 2 झिर्रियों के बीच की दूरी 3 mm है, इस पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश लंबवत आपतित हो रहा है। 1 मीटर दूर पर्दे पर व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त हो रहा है। फ्रिंजों की चौड़ाई और केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी की गणना हमें करनी है। यहाँ पर तो क्या क्या दे रखा है, 2 झिर्रियों के बीच की दूरी हमें दे रखी है, और झिर्रियों के बीच की दूरी को हम लोग डोनेट करते हैं स्मॉल डी से। तो स्मॉल डी की हमें यहाँ वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 3 mm। तो इसको चेंज कर लेते हैं पहले मीटर में, 10 की पावर माइनस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। ठीक, इस पर 6000 तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको लिख सकते हैं 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। ठीक, लिख सकते हैं ना। आगे इसमें आ जाएगा लंबवत आपतित हो रहा है 1 मीटर दूर, ये कैपिटल डी का मान है, पर्दे की दूरी दी है, ये 1 मीटर हो गया ये। और इसमें आगे हमें दे रखा है फ्रिंजों की चौड़ाई बतानी है। पहले पार्ट में हमें क्या बताना है, फ्रिंजों की चौड़ाई, और दूसरे पार्ट में हमें बताना है केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त की दूरी। दूसरी अदीप्त की दूरी पहले ये निकाल लेते हैं, पहले पार्ट में W का मान निकाल लेते हैं, डी लैम्डा बटे में स्मॉल डी होता है ये, तो कैपिटल डी की वैल्यू है 1, लैम्डा की वैल्यू है 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, और स्मॉल डी की वैल्यू है 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। तो ये काट देते हैं, 2 बार में कट जाएगा ये, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 4। या तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं इसको मीटर लिख के, ठीक, मीटर लिख के आप यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, 10 की पावर 1 ले लूं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कर दूं, 10 की पावर -1 ले लूं, और 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। या यहीं पर आप इसको छोड़ सकते हैं, ये हमारा मीटर आ गया, ये हमारा यहाँ पर क्या आ गया, ये मीटर, ये आ गई इसकी क्या चौड़ाई। ठीक, इतने मीटर इसकी चौड़ाई आ गई, ज़्यादा में आगे कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। आगे हम लोग इसमें दूसरा पार्ट क्या निकालेंगे, और हमसे क्या पूछा है इसमें, और हमसे पूछा है केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। दूसरी की अदीप्त की दूरी पूछी है, तो दूसरी अदीप्त कौन सी, दूसरी अदीप्त सेकंड डार्क फ्रिंज, दूसरी अदीप्त के लिए, दूसरी अदीप्त के लिए। अच्छा, दूसरी जब पूछी है तो n की वैल्यू मुझे क्या लगानी चाहिए, n की वैल्यू लगेगी यहाँ पर 2, और अदीप्त की स्थिति का फार्मूला होता है yn इक्वल टू n-1/2, और ये लैम्डा डी बटे में स्मॉल डी। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, n की वैल्यू कितनी लगाऊंगा मैं, यहाँ पर 2 लगा दूंगा, इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, 2 है, -1/2, और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू है हमारी 6 गुणा 10 की पावर 7 लगा देते हैं, यहाँ पर 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 लगा दी, और कैपिटल डी की वैल्यू है 1 मीटर, और बटे में स्मॉल डी की वैल्यू है 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। तो इसे काट देते हैं, 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से जाएगा 3, 3/2, और यहाँ बचेगा आपका बटे में 10 की पावर माइनस के 3, और ऊपर बचेगा 10 की पावर माइनस के 7।
तो इसको लिख देंगे 1.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 4, ये आ गया आपका मीटर। तो इतनी दूरी पर, सेंटर से इतनी दूरी पर क्या बनेगी हमारी दूसरी डार्क फ्रिंज प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये सवाल हमारा हो चुका है। और इसी टाइप के बेटा सवाल जो हैं 2-2, 3-3 नंबर में या तो यंग का प्रयोग या इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है यंग के द्विक स्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 2.1 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर है। स्लिटों तथा पर्दे के बीच की दूरी 3.0 मीटर तथा फ्रिंज चौड़ाई 2.01 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर है। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हमें ज्ञात करनी है। लैम्डा का मान इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यंग के द्विक स्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी, तो स्लिटों के बीच की दूरी जो होती है इसको हम लिखते हैं किससे, डी से। ये वैल्यू हमें दे रखा है 2.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, और ये ऑलरेडी इस क्वेश्चन में हमारा मीटर में है, तो कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ स्लिटों तथा पर्दे के बीच की हमें दूरी दे रखी है। पर्दे के बीच की दूरी कितनी, डी है 3.0 मीटर। और इसमें ये फ्रिंज चौड़ाई, ये डब्ल्यू का मान दिया है हमें कितना, 2.01 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। तो हमें इसमें ज्ञात करना है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। इस यंग के एक्सपेरिमेंट में जो भी प्रकाश है उसकी हमें वेवलेंथ ज्ञात करनी है, तरंग दैर्घ्य। तो W का हमने मान पढ़ा था, क्या था, डी लैम्डा बटे में स्मॉल डी। अगर W की बात करें तो कितना है, 2.01 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, और D की वैल्यू कितनी है हमारी 3.0, लैम्डा निकालना है, और स्मॉल डी हो जाएगा 2.1 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। तो क्रॉस गुणा कर देते हैं, यहाँ 2.01 गुणा 10 की पावर माइनस की 3, और यहाँ आ जाएगा हमारा 2.1 गुणा 10 की पावर माइनस की 3, और बटे में मैं इसको ले आऊँगा 3.0 इक्वल टू आ जाएगा ये लैम्डा। इसको सॉल्व करना है तो इसके पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे यहाँ पर। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 201 गुणा 21, और यहाँ आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 6, 10 की पावर माइनस के 6, और इस पावर को भी मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये पावर सीधी हमारी 9 हो जाएगी, और नीचे हमारा बचेगा ये 3। तो 3 से 21 काट देंगे, 7 3 21, ठीक। तो लैम्डा बराबर ये हमारा यहाँ बचेगा 201। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कला संबद्ध स्रोत से क्या तात्पर्य है, व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख करो। प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी प्रयोग में बीच की दूरी 2.0 mm तथा स्लिटों से पर्दे की दूरी 1 मीटर। यदि पर्दे पर बनी व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई हमें दे रखी है 3 mm, तो स्लिटों पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एवं केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमें दिया है कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया था जब हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, कला संबंध स्रोत हमारे क्या होते हैं, ऐसे स्रोत जिनका जो कलांतर होता है वो हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कभी भी कोई भी दो प्रकाश स्रोत आपस में कला संबंध नहीं हो सकते हैं। तो हम करते क्या है, एक ही स्रोत को दो कला संबंध स्रोतों में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हमारे दो कला संबंध स्रोत नहीं हो सकते। तो कला संबंध स्रोत क्या होते हैं, केवल परिभाषा लिखनी है, ऐसे दो स्रोत जिनका कलांतर हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है, उन्हें क्या बोलते हैं, कला संबंध स्रोत। आप इसकी डेफिनेशन लिख लेना, मैंने बता दिया है। आगे इसमें लिखा है व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख करो। तो व्यतिकरण की शर्तें भी मैंने आपको बताई थी अभी हमने जब इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ा था यंग का। तो पहली शर्त हमारी क्या होती है, जो हमारी तरंगे हैं वो लगभग समान आयाम की होनी चाहिए, एक ही दिशा में चलनी चाहिए, है ना। और क्या थी, दोनों तरंगों के आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य लगभग समान होनी चाहिए, उनके बीच कलांतर हमारा क्या होने चाहिए, स्थिर होना चाहिए, स्रोत हमारे कला संबद्ध होने चाहिए। और सबसे खास जो पॉइंट था, स्लिटों के जो बीच की दूरी है पर्दे के बीच की दूरी की तुलना में बहुत ही कम होनी चाहिए। तो ये हमारी क्या हो गई, शर्तें हो गई। फिलहाल मैं आपको इसका सवाल करा देता हूं, जिसमें सवाल दे रखा था प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी प्रयोग में बीच की दूरी हमें दे रखी है, स्लिटों के बीच की दूरी हमें दी है। यहाँ पर कितनी दी है दूरी, यहाँ पर ये हमारा डी का मान
0.2 mm, बट हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। 0.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, ये मीटर आ जाएगा, ये मीटर हमारा हो जाएगा, ठीक है। और स्लेटों से पर्दे की दूरी हमारी दे रखी है 1 मीटर, तो यहाँ पर ये जो कैपिटल डी है ये हमारा इधर 1 मीटर हो जाएगा। आगे हमें इसमें दे रखा है यदि पर्दे पर बनी बेतिकड़ फ्रिंजों की चौड़ाई हमें दे रखी है, यहाँ पर W का मान दिया है 3 mm, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 मीटर में आ जाएगा ये, ठीक हो। तो स्लेटों पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा बताना है हमको, लैम्डा बताना है। और केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तृतीय अदीप्त फ्रिंज की स्थिति बतानी है, तो बाई 3 बताना है हमें। किसके लिए बताना है बाई 3? अदीप्त फ्रिंज के लिए, तीसरी अदीप्त फ्रिंज, तभी तो 3 लगा यहाँ पर, तीसरी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति बतानी है कि कहाँ बनेगी, ठीक। और ये हमारा इसमें क्वेश्चन है। तो W का मान हमें कितना दिया है, डी लैम्डा बटे में स्मॉल डी, W का मान लगा देते हैं यहाँ से 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 हो जाएगा ये। कैपिटल D है हमारा 1, और लैम्डा की जो वैल्यू है हमें ऐसे निकालनी है, और D की जो वैल्यू है हमारी कितनी है, 0.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। इधर शिफ्ट कर देते हैं इसको, 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, और गुणा में आ जाएगा 0.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 इक्वल टू लैम्डा, इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। इसके गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 0.6, और ये हो जाएगा गुणा 10 की पावर माइनस के 3 और 3 6 इक्वल टू लैम्डा। इसको मैं लिख सकता हूँ 6.0 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, या तो हम इसको मीटर में छोड़ दें, अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो ये 6000 एंगस्ट्रॉम हमारा आंसर हो जाएगा। आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो, मीटर वाला या एंगस्ट्रॉम वाला, चॉइस इज योर्स। आगे हमें इसमें बताना है तीसरी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति बतानी है, तीसरी अदीप्त के लिए, ठीक है। तीसरी अदीप्त की अगर हम बात करें तो n बराबर हमें 3 लगाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला इसका लगाते हैं हम लोग, बाई n इक्वल टू n माइनस के 1/2 लैम्डा d बटे में स्मॉल d। तो n की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, और n का वैल्यू कितना है यहाँ पर हमारा 3 है, लगा देते हैं यहाँ पर 3 1/2, और लैम्डा की वैल्यू हमने अभी निकाली थी जस्ट, ये लगा देते हैं इसको 6.0 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, मीटर वाली लगा देना क्योंकि सारी दूरियां हम लोग मीटर में लगा रहे हैं यहाँ पर। और d की वैल्यू हमारी कितनी है, d की वैल्यू 1 है, लगा देते हैं यहाँ, और बटे में स्मॉल d की वैल्यू है 0.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, यहाँ लगा दिया हमने। यहाँ पर लगा दिया, तो यहाँ से बचेगा 3 दूनी 6, यानी 6 में से 1 जाएगा 5/2, और ये हो जाएगा गुणा 6.0 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, और यहाँ नीचे आ जाएगा 0.2 आ जाएगा ये, और गुणा 10 की पावर माइनस के 3। तो पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, 2 से काट देंगे, 3 बार में कट जाएगा ये, तो 15/2, और ये पावर हो जाएगी 10 की पावर माइनस के 4, तो इसको काटेंगे 7.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 मीटर। तो ये आ गई हमारी तीसरी फ्रिंज की स्थिति। सेंटर दीप्त फ्रिंज से हमारी इतनी दूरी पर क्या होगी, तीसरी अदीप्त फ्रिंज क्या होगी, प्राप्त होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इसमें कला संबंध स्रोत और शर्तें जो हैं मैंने पीछे भी लिखा दी हैं, और मैंने अभी जो बोला था उससे भी आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की 2 प्रकाश किरणों के मध्य कलांतर हमें दे रखा है 180 डिग्री, इनके बीच पथांतर बताना है कितना होगा। तो क्या क्या दिया है इसमें, लिख लेते हैं एक बार। इसमें हमें दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, ये लैम्डा की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 5000 एंगस्ट्रॉम, बट हम इसको चेंज कर लेंगे मीटर में, तो 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 मीटर आ जाएगा ये। और 2 प्रकाश किरणों के मध्य कलांतर दिया है, कलांतर बोले तो डेल्टा फाई की वैल्यू हमें गिवन है इसमें 180, बट हमें करना क्या है, इसको चेंज करना पड़ेगा रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 180 रेडियन चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई से गुणा और 180 से भाग, तो इससे ये कटेगा, कुल मिला के हम इसको पाई लिख सकते हैं। तो कलांतर हमारा कितना आ गया, पाई। 180 को हम पाई के बराबर लिख सकते हैं। इसके बीच पथांतर बताना है, पथांतर बोले तो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि डेल्टा जो एक्स होता है, कलांतर और पथांतर में जो अंतर होता है, ये क्या होता है, लैम्डा बटे में 2
पाई। यहाँ लगा देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है पाई, यहाँ लगा दी। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 और बटे में 2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस के 7 और ये मीटर में, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हमने क्या हुआ, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। या तो यहाँ से क्वेश्चन या फिर यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जरूर आएगा पेपर में। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुँच जाए। तो मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर का तीसरा पार्ट, जिसका नाम है डिफ्रैक्शन, विवर्तन।